तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने मैथ की बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार वीडियो लेकर के हर बार की तरह इस वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी करें, इससे अलावा आप अगर एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसी बेस का उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। पार्ट 6 है, इससे पहले पार्ट 5 बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाकर के वॉच कर लीजिएगा। इसके अलावा भी दोस्तों आपको रीजनिंग के 100+ वीडियो देखने को मिलेंगी, जिसमें कि आपको एसएससी, रेलवे, बैंक किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वो सारी की सारी वीडियो, तो जाकर के उसको भी वॉच कर लीजिएगा। तो हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 41 पर 43 पावर, 43 पर 43 पावर इनमें से किससे विभाज्य। ऑप्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इन चारों में से ये संख्या जो है किससे विभाज्य। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक होती है, तरीका होता है। देखिए अगर पावर इक्वल हो, देखिए 43 पावर 43 पावर है, दोनों में 43 पावर है, तो उसका एक सूत्र होता है, जैसे ए पर n पावर है और बी पर n पावर है, और कहा जाए कि ये किससे विभाज्य होगी। देखिए पावर क्या सेम है, बेस बस फर्क होना चाहिए और प्लस का चिन्ह बना होना चाहिए। तो ये संख्या a प्लस बी से भाज्य होगी, पूरी की पूरी ये क्या होगी, a प्लस बी से कट जाएगी। बस ये सूत्र होता है, इसी सूत्र पे इसको निकाल लेते हैं। तो 41 पे 43 है, 43 पे 43 है, तो ये संख्या 41 प्लस 43 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। बस मान निकाल लीजिए, यहाँ से जोड़ लीजिए, 3 1 4 4 4 8 84 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इतनी बड़ी संख्या देकर के इतना लंबा पावर, गुड़े इतनी बड़ी संख्या देकर के इतना लंबा पावर, इतनी बड़ी संख्या देकर के इतना लंबा पावर देकर के कह रहा है इकाई के स्थान वाला अंक क्या होगा। देख करके ही डर लग गया होगा आपको, दोस्तों डरने की जरूरत नहीं। अभी सेकंडों में मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को सेकंडों में दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। 1 मिनट से कम समय लगेगा, तरीका मालूम रहेगा तो 10 सेकंड में कर लेंगे। देखिए इसमें इकाई का अंक होता क्या, पिछली वीडियो में इस पर एक वीडियो बनाया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग मैंने इसलिए रखा है क्योंकि 4 और 5 का रूल हमें नहीं पता था, तो उसको भी, उस रूल को भी हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 745 दी हुई है, इसमें इकाई का अंक कौन सा है, 5 है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे पढ़ते हैं, तो जो इकाई के स्थान पे अंक आ रहा है वही हमें देखना है, इकाई का नाम ले लेगा तो बाकी से कोई मतलब नहीं रखना, उसको काट दीजिए। सेम काम यहाँ पर करना है, जैसे आपका 45 23 है, तो इस 452 को काट दीजिए। सिर्फ इकाई के स्थान पे जो अंक है 3 उसको ले लीजिए और उस पर जो पावर बनी हुई है 1632 बना दीजिए। फिर गुणे का चिन्ह गुणा बना दीजिए। ऐसे ही यहाँ पर भी काम कीजिए, 4 पर सिर्फ क्या कीजिए 1632 बनाइए और वैसे ही रहने दीजिए। फिर दोस्तों क्या करेंगे, फिर गुणा बनाइए, गुणा है तो फिर यहाँ पर भी 322 काट दीजिए और 5 पर 1632 पावर है तो उसको भी बना दीजिए। क्लियर हो गई बात, इतना समझ में आ गया। देखिए अब अलग अलग 3 का रूल क्या कहता है, 4 का रूल क्या कहता है, 5 का रूल क्या कहता है इकाई के अंक वाला। 3 का रूल ये कहता है कि हर 4 चौथी पावर के बाद ये खुद को रिपीट कर देता है। जैसे मान लीजिए कि 3 पर 1 पावर 3, 3 पर 2 पावर 9, 3 पर 3 पावर दोस्तों क्या हो जाएगा 27, 3 पर दोस्तों 4 पावर क्या हो जाएगा आपका 81, और 3 पर 5 पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 पर 5 पावर 3 1 3 8 3 24 यानी 243। अब देखिए यहाँ पर 3 आ गया कि नहीं, 3 आया कि नहीं दोस्तों, ये मुझको बताइए। यानी कि हर चौथी पावर के बाद जो ही हम पश्चिमी पावर बचे तो 3 आ गया। तो ये जो 4 वाला रूल होता है उसमें क्या करते हैं, इसे 4 से इसमें भाग दे दीजिए। 3 वाला रूल कहता है तो 4 से हम भाग देंगे तो 4 चौक को 16, 4 वाले 32, पूरा का पूरा कट जाएगा दोस्तों, शेष कुछ नहीं बचेगा। इसमें शेष से ही मतलब रहता है, जब शेष कुछ भी ना बचे तो उसकी पावर 4 बना दीजिए। 1 बचे, 2 बचे, 3 शेष बचेगा तो 1 2 3 लिखेंगे, लेकिन 0 शेष बचे तो आप 4 लिख दीजिए। इसका मैटर खत्म हो गया, अब ये मामला खत्म हो गया। इसी पर 3 पे 4 और पावर बची है। अब 4 का रूल क्या कहता है, 4 पर अगर 1 पावर करते हैं तो दोस्तों क्या आएगा आपका 4 आएगा, ठीक है। 4 पर अगर 2 पावर करते हैं तो 4 चौको 16 आएगा। 4 पर 3 पावर करते हैं 4 चौको 16, चौको 64 आएगा। 4 पर दोस्तों अगर आप 4 पावर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 और 6 चौको 24 1 25 254 आएगा, ठीक है। 4 चौको 16, 6 चौको 24 1 25, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान, यहाँ पे देखिए 4 चौको 16, ये 6 होगा, सॉरी। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, देखिए 4 आया 6 आया, 4 आया 6 आया, यानी एक बार 4 आ रहा है, एक बार 6 आ रहा है, एक बार 4 आ रहा है 6 आ रहा है। तो इसका रूल ये कहता है दोस्तों कि अगर पावर इसकी विषम है तो खुद 4 आएगा इसकी इकाई के स्थान पे, अगर पावर इसकी सम है तो 6 आएगा। पावर भी सम है तो 4 आएगा, पावर सम है तो 6 आएगा इकाई के स्थान पर, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे पावर क्या है, सम है, तो पावर अगर सम है तो उस कंडीशन में यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो चुका है। इसको कुछ अब लिखने की जरूरत नहीं। 5 का मैटर क्या है दोस्तों, 5 का मैटर ये कितनी भी पावर बनाते जाएंगे, हर स्थान में 1 पावर बनाइए, 2 पावर बनाइए, 3 पावर, हर हाल में इकाई के स्थान पे 5 आता है। यानी अगर 5 है तो आंख बंद करके वहां पे 5 लिख दीजिए। मैटर सिर्फ इसका बचा हुआ है, तो 3 3 9 3 27 3 81 लिख दीजिए, गुणे 6 गुणे 5।
अब क्या करेंगे, इस 8 को खत्म कर दीजिए, सिर्फ एक आए के स्थान वाला एक लीजिए, एक लेंगे, 6 करने 6, 6 5 30, कितना हो गया दोस्तों 30 आ गया। आप 30 का ये मत लीजिए, सिर्फ एक आए के स्थान वाला 0 ले लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों समझाने में टाइम लगी है, अगर आपको तरीका मालूम रहता तो आप सेकंडों में सोल्व कर लेते, सिर्फ यहीं पे देख करके ये कैलकुलेशन करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि 16 पर 7, 27 पे 6 और 5 पे 9 के गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। इसमें बहुत तरीके का क्वेश्चन पूछा है, सम अभाज्य गुणनखंड, विषम अभाज्य गुणनखंड, यौगिक के बारे में, अभाज्य गुणनखंड के बारे में बहुत ज्यादा मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो कुल अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, तो सिर्फ इसी के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखिए 16 पर 7 है और गुणे 27 पर क्या है 6 है, गुणे 5 पर 9 है। कुल अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य होता क्या है पहले ये समझिए। देखिए अभाज्य वो संख्या होती है जो दो खुद से कटे या एक से कटे, 2 3 आपका 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये अभाज्य संख्याएं। ये क्या है देखिए, 2 खुद से कटेगी या एक से कटेगी, 2 2 से कटेगी या एक से, 3 भी ऐसे, यानी कि वे संख्याएं जो खुद से कटे और एक से कटे वे अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अब हमको ये क्या करता है, ये पहले जितने भी बेस हैं, पावर को अभी ध्यान मत दीजिए, जितने भी बेस हैं उनको अभाज्य संख्याओं में कन्वर्ट कर देना है। तो 16 को अगर हम अभाज्य संख्या में कन्वर्ट करते हैं तो 16 को हम देखेंगे कि किस संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं आप अभाज्य संख्या में। तो आप कहेंगे 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 में इसको 2 पे कितनी पावर होती है 4 होती है, 4 पे और ऑलरेडी पहले 7 पावर थी, बना लीजिए, क्लियर हो गई, गुणा बना लीजिए। अब इसके बाद 27 है, 27 को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 में 3 3 9 27, यानी 3 पे 3 पावर, ठीक है, और उस पर आप 6 पावर बना दीजिए, गुणे 5 खुद ऑलरेडी अभाज्य संख्या है तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आप जानते हैं कि पावर का क्या करते हैं, इस तरीके से होती है पावर है, तो आपस में गुणा कर देते हैं, तो 2 पे 7 चौको 28 पावर हो जाएगी, गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगी 36 के 3 पर 18 पावर हो जाएगी, गुणे 5 पर 9 पावर हो जाएगी। बस ये सारे देखिए बेस अभाज्य में बदल गए। अब क्या करना है, पावर को सिर्फ जोड़ लेना है, यानी कि 2 28 बार आया, 3 18 बार आया, 5 9 बार आया, तो वही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। तो 2 28 बार आया तो 28 लिखिए, 3 18 बार आया तो 18 लिखिए, और 9 5 9 बार आया तो 9 लिख लीजिए, जोड़ लीजिए इनको, बस पावरों को हम जोड़ लेते हैं। अभाज्य संख्या में कन्वर्ट करने के बाद उनकी पावरों को जोड़ लीजिए, वो इतनी बार आए हैं, बस वही कुल अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो 18 9 27 हो जाएगा, और 27 दूना 54 1 55 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट। अगला यहाँ पर कह रहा है कि यदि 2334 बटे में 33.1 बराबर 261 है तो इसका मान क्या होगा। देखिए सेम चीज़ दी हुई है, 3334 बटे में 33.1 बराबर कह रहा है कि 261 है, तो इसका मान देखिए, इसको ध्यान से थोड़ा सा देखिए, सेम टू सेम संख्या है, दशमलव क्या किया है थोड़ा सा इधर उधर कर दिया। तो हम देखेंगे कि दशमलव को क्या किया दोस्तों, यहाँ पे अगर दशमलव नहीं है, देखिए इस संख्या को देखिए, इस पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे दशमलव नहीं है तो यहाँ पर हम दशमलव मानते हैं, यहाँ पे दशमलव लास्ट में। अब जब भी हम बाई साइड में दशमलव को ले जाएंगे, जितने अंक उतने जीरो वाले 1 से गुणा कर देंगे। कहने का मतलब हमें बनाना है 23.34 के रूप में, तो क्या करेंगे 2334 को 23.34 के रूप में बनाएंगे, तो गुणे 1 लिख करके कितना बाई साइड लेंगे 2 अंक, तो 2 जीरो हम बना देंगे, बटा बनाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों 33.1 था, यहाँ पे 33.331 है, 34 मैंने लिख दिया वो गलत हो गया, 3.31 है। तो अब यहाँ का दशमलव उठा करके बाई साइड एक स्थान लेके जाएंगे तब तो इस रूप में बनेगा। तो जब इस रूप बाई साइड एक स्थान लेके गए तो 1 बना करके 1 जीरो बनाइए, यानी कि जितने स्थान बाएं ओर ले जाएंगे 1 लगा करके उतने जीरो उसमें ऐड करते जाएंगे, यानी 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, जैसे लेते जाएंगे। अब इस पार्ट को देखिए, सेम टू सेम ऐसा बन चुका है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, और ये बराबर है दोस्तों कितने के 261 के। अब यहाँ पर 10 जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, इस 10 को काट करके लाइए इसके नीचे। अब सिर्फ इसी को हमें बचाना है क्योंकि इसी का मान ही पूछ रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बटे में 10 है तो दशमलव क्या हो जाएगा, एक स्थान यहाँ पे आ जाएगा, यानी 26.1 हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। देखिए तो ऑप्शन सी में दिख रहा है। कोई यहाँ तक दिक्कत हुई, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 हो तो y बराबर 2x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 है, एंड कंडीशन लगाया y बराबर 2x है, तो x का मान, तो क्या करना है आपको, दोनों तरफ का वर्ग कर दीजिए, बस मामला भी सिमट जाएगा। दोनों तरफ का वर्ग करेंगे, ये वर्ग से ये कड़ी खत्म हो जाएगी, यानी इधर बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 होता है, ठीक। अब y बराबर कह रहा है 2x रख दीजिए, तो यहाँ पर y के स्थान पर 2x रख करके इसका स्क्वायर कर दीजिए 625। अब यहाँ पर चलिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5x स्क्वायर बराबर 625। 5 से अगर काटेंगे तो 5 करने 5, 5 दूना के 10, 125 आएगा।
यानी कि x बराबर कड़ी के अंदर 125 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। इसको कैसे हम सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 4/11 गुणे 121 बटे में 16 गुणे 24 इंटू 75 माइनस 75 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर गुणे 1/100 कैसे सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। देखिए जो जो कट रहा है पहले तो उसको काट के खत्म कर दीजिए सारा मैटर। जैसे मैं 11 से काट रहा हूँ तो 11 बार कटेगा, 4 से काट रहा हूँ तो 4 बार कटेगा, 4 से काटूंगा तो आपका 6 बार कटेगा। ठीक है, इतना कट गया। अब इसको लिख लीजिए एक लाइन यहाँ पर 11 गुणे 6। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ये, तो इसको क्या आप a प्लस बी एक कोष्टक में और दूसरे में a माइनस बी नहीं लिख सकते वर्गांतर वाले नियम से। तो डायरेक्ट एक को जोड़ते और घटाते चलिए, एक बार जोड़ेंगे दोनों को अगर जोड़ते हैं तो दोस्तों क्या निकलेगा यहाँ पे 5 5 10 7 5 12 1 13 130 होगा। और दोनों को अगर हम घटाते हैं तो 55 घटेगा तो 0 5 2 7 20 बचेगा। अब गुणे 1/100 ऑलरेडी है। अब इसको भी काट लीजिए, 1 0 से ये 0, 1 0 से ये 0 कट गया। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणा कर लीजिए और क्या करना हो तो कुछ करना नहीं है। तो ऐसा कीजिए कि कुछ 13 दूना 26 ऐसा हो जाए कि आपका आसान हो जाए। चलिए कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है तभी 13 दूना 26 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर 6 को 36, 6 दूना के 12, 12 3 15 गुणे 11, 11 से अब कर लीजिए आसान हो जाएगा। 11 6 का 66, 11 5 55, 55 और दोस्तों 6 61 हो जाएगा। 11 1 11, 11 और 6 1716 आंसर ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि a प्लस बी रूट 2 का होल का स्क्वायर बराबर इतना हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए a प्लस बी रूट 2 का होल का स्क्वायर बराबर कह रहा है कि 19 प्लस 6 रूट 2। अगर हम इसको भी स्क्वायर के होल के स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो मामला सिमट जाएगा। लेकिन मैटर ये कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कौन सी ट्रिक है मैं बता रहा हूँ। जब भी ऐसा रहे तो कर्डी वाले फॉर्म को आप देखिए, इस वाले को मत देखिए। कर्डी वाले फॉर्म को हम देखेंगे जैसे a प्लस बी का होल का स्क्वायर का सूत्र होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम ये 2ab वाले फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, बाकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उस हिसाब से फिर सेट कर लेंगे। कैसे देखिए, पहले हम क्या करेंगे, 2 लगाएंगे, हर हाल में 2 है तो गुणा बना लेंगे। अब 6 को 2 के रूप में हमने लिखा तो अब क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे 3 लिखिए और रूट 2 लिख दीजिए। ठीक, 3 रूट 2 लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम 19 को इस 3 और 2 यही 2 संख्या बनेगी, या तो ए बी इसको रखिए, ए बी रखिए, या तो कुछ और सोचना पड़ेगा अगर नहीं बनेगा तो। अगर ए बी हम इसको रखते हैं तो ये आपका 3 तरीके 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 9 2 11 हो रहा है, तो ये आपका फॉर्म नहीं बन रहा। अगर इसमें हम क्या करें, फिर एक का और भी गुणा कर दें अपने दिमाग से, तो इस पूरे को हम ए लेंगे और इस एक को बी लेंगे। ठीक है, जब भी ऐसा सेट ना हो पाए तो फिर एक का गुणा करके ऐसा सेट कीजिए, ए और बी इस रूप में हो जाएगा। अब अगर ए का स्क्वायर करते हैं तो ये आपका 3 तरीके 9 दूना के 18 हो जाएगा और ये 1। अब देखिए 19 बन रहा है, 19 है, यानी कि ये जो आपका फॉर्म बन चुका है, आपका फॉर्म बन चुका है। ए आपका क्या है 3 रूट 2 और बी आपका क्या है दोस्तों, आप कहेंगे कि 1, और इसी का होल का स्क्वायर का ये सूत्र है। बात हो गई, काम खत्म। ए प्लस बी रूट 2 का होल का स्क्वायर, दोनों तरफ से स्क्वायर खत्म कर दीजिए और कंपेयर कर दीजिए। देखिए बी रूट टू यानी बी बराबर आपका इधर उधर लिख सकते हैं, इसको 1 प्लस 3 रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो रूट टू वाला कंपेयर कर लीजिए बोथ साइड, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ए की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। पूछा क्या है, ए का मान 1 है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आ गई ये ट्रिक, ये मेन चीज़ थी। ये जो है बहुत ज़्यादा इस टाइप का क्वेश्चन फंसाता है, तो इस ट्रिक को जानना बहुत जरूरी था। समझ में आ गई होगी। हमेशा रूट वाले को ही छेड़ेंगे, ठीक है, उस हिसाब से फिर सबसेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, बहुत आसान तरीका मैं बताऊंगा। इस क्वेश्चन को आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको हम चलेंगे इस साइड से ऐसे सीढ़ी नुमा, और सबसे लास्ट वाला जो 1/4 है उसको हम लिखेंगे ऐसे 1/4 को 1 और 4 लिख देंगे। बाकी 1 2 3 बचा हुआ है नंबर, तो 3 तो इस तरीके से हम डैश बना लेंगे। ठीक है, पहले डैश के ऊपर 1 यहाँ पर है तो पहले डैश के ऊपर 1 लिखेंगे, दूसरे डैश के ऊपर 3 लिखेंगे, 3 है तो, और तीसरे डैश के ऊपर 2 है तो 2 लिख लेंगे। अब करेंगे क्या, 4 का इस 1 में गुणा करेंगे और पीछे वाले को जोड़ लेंगे। 4 1 4 1 5। ठीक, इस 5 का इस 3 में गुणा करेंगे और पीछे वाले को जोड़ लेंगे। 5 3 15, 15 4 19। 19 का इस 2 में गुणा करेंगे और पीछे वाले को जोड़ लेंगे। 19 दूना 38, 38 5 43। अब इसको लिखेंगे कैसे दोस्तों, वो ध्यान दीजिए। इस 19 को पहले लिखेंगे और बटे में 43 लिख देंगे। इस 19 को पहले लिखेंगे और बटे में 43 को लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
अब ये तो हवाई क्वेश्चन है, यूट्यूब पर वायरल मिलेगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसको देखिए दोस्तों, जब भी यहाँ पे प्लस 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 और सेम संख्या हो और ऐसे रूट रूट बना हुआ और डाट 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 ऐसे अनंत तक जाए, तो उसका सिंपल सा रूल है कि इस संख्या को ऐसे दो भागों में गुणनखंड कीजिए इस संख्या का, जिसका अंतर एक आए, गुणा करने पर 56 आ जाए। 56 है। अब बताइए किस संख्या के में तोड़ें, तो आप कहेंगे कि 8 और 7 के रूप में तोड़ दीजिए, 7 वाड़े 56 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर 8 7 का 1 है भी, खत्म हो गया। अब यहाँ पर अगर प्लस है तो ये बड़ा वाला जो 8 आया है यही आपका आंसर होगा। अगर माइनस रहेगा तो दोस्तों छोटा वाला यानी 7 आपका आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे प्लस है तो 8 आंसर होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या कह रहा है कि रूट के अंदर ये है, क्यूब रूट के अंदर ये है, क्यूब रूट के अंदर ये है, रूट के अंदर ये है, का लॉसक क्या होगा? देखिए रूट वाली संख्याओं का लॉसक कैसे निकालेंगे, कुछ करना नहीं है। पहले देखिए अगर वो संख्या रूट के बाहर आ जाए, क्यूब रूट के बाहर आ जाए तो मामला भी निपट जाएगा। जैसे यहाँ पर 169 है और ये वर्गमूल इसका निकालना है, तो वर्गमूल निकाल लीजिए, कितना होगा? 13 होगा। आप जानते हैं 169 का, काम खत्म। ऐसे 27 का क्यूब रूट निकालना है तो 27 का क्यूब रूट 3 होगा, काम खत्म। इसी तरीके से 64 का क्यूब निकाल, 4 को 16, 4 4 हो जाएगा। ऐसे ही 144 का वर्गमूल निकालना है तो 12 हो जाएगा। अब इसका लॉसा निकालना कौन सी दिक्कत की बात है, निकाल लीजिए। इसका लॉसा होगा 3 4 12, यहाँ से डायरेक्ट 12 और 13 का गुणा कर दीजिए, यही दोनों लॉस होगा। 13 देखिए किसी से कट नहीं रहा, 12 ऐसा है जो 3 और 4 से कट रहा है, तो यहाँ पे लॉस आपका 12 और 13 का गुणा करके निकाल लीजिए, कुछ है नहीं। तो 12 3 36, 12 करने 12 और 3 15 हो जाएगा, यही ना है? 12 3 36, 12 3 ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है? परसेंटेज का क्वेश्चन कह रहा है यदि 280 का के प्रतिशत 350 के 50% के बराबर हो तो के का मान, कह रहा है कि 280 का क्या कह रहा है कि के प्रतिशत बराबर है 350 के 50% के। तो का को हम खत्म करते हैं तो गुणा बना देते, गुणा बना दीजिए। बाकी 280 गुणे के प्रतिशत हटाएंगे 100 लगा देंगे बटे में। ऐसे 350 गुणे 50% खत्म करेंगे 100 लगा देंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, एक 0 से ये 0 कट जाएगा। अब देखिए 7 से काटिए, 7 चौको 28, 7 5 6 35, 50 बचा। 4 से कट रहा है 50, देखिए तो 4 करने 4 कटेगा नहीं, दशमलव में आएगा, दशमलव में आएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे 50 25 यानी कि 250 बटे में 4 होगा, ये के की वैल्यू निकलेगी। तो 4 से काट लीजिए, 4 6 24, 1 बचा, 4 दूना के 8, 62.5 आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन मुझको दिख रहा है, कह रहा है कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, 32 वस्तुओं का एसपी ऐसे भी लिख सकते हैं, 32 वस्तुओं का जो एसपी है, 32 गुणे एसपी भी लिख सकते हैं, वो बराबर है 38 वस्तुओं के सीपी के। 38 वस्तुओं के सीपी के, क्या कहने का मतलब? 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 38 वस्तुओं के 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य की, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम निकाल लेते हैं कि एसपी बटे में सीपी बराबर क्या होगा। एसपी बटे में सीपी बराबर आप कहेंगे कि 38 बटे में 32 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो कास्ट प्राइस किसी वस्तु का अगर 32 रुपया और सेलिंग प्राइस जो है 38 रुपया, यानी 32 रुपये की वस्तु को खरीद करके हम कितने की बेच रहे हैं? 38 रुपये की। 32 रुपये की वस्तु खरीद रहे हैं और उसको बेच रहे हैं 38 रुपये की, तो क्या इसको लाभ होगा कि हानि होगी? आप कहेंगे बिल्कुल लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? आप कहेंगे कि 6 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो इसको हम इकाई में मानेंगे, रुपया में नहीं मानेंगे। 6 यूनिट का उसको लाभ हो जाएगा। तो वही प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, जो लाभ हुआ है 6 यूनिट का लाभ हो रहा है, कितने पे हो रहा है दोस्तों वो भी हमें देखना है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर देखिए कास्ट प्राइस क्या 32 पे हो रहा है और गुणे 100 बना लेंगे, बस हो गया। अगर काटते हैं तो देखिए किससे कटेगा, 4 बड़े 32 और 4 से काटेंगे 4, तो ये आपका 25 चौको 100, 25 छक्का दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 150, 150 बटे में 8 काट लीजिए, देखिए कितना कट रहा है। तो 8 एकने 8, आपका बच्चा कितना 9 नहीं 8 एकने 8 करेंगे तो 8 7 15, 7 बजा 70, तो 8 64 हो जाएगा। अब बाकी आपका पॉइंट में 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो वही है, सिर्फ आपका ऑप्शन दिया हुआ है सी। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत? सी इज़ द राइट आंसर। चलिए हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एज से रिलेटेड, एज प्रॉब्लम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है। रवि है और उसकी पत्नी की बात हो रही है। कह रहा है रवि की आयु है उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है। आगे कह रहा है जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुनी है।
और जिसकी आयु कह रहा है रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, साथ साथ ये भी कह रहा है जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुनी है। कह रहा है 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी, तो रवि की वर्तमान आयु क्या होगी। मान लेते हैं कि उसकी पुत्री की आयु 100 वर्ष है, ठीक है, पुत्री की आयु मान के चलते हैं क्योंकि इससे आसान होगा। कह रहा है कि पुत्री की आयु 100 वर्ष है और यहाँ पर कह रहा है रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु यानी उसकी पत्नी की आयु कह रहा है कि उसकी पुत्री की आयु की 5 गुनी है। यानी कि यहाँ पर पुत्री की आयु हमने मानी, यहाँ पर सोचिए देखिए 100 वर्ष, तो पत्नी की आयु कह रहा है कि इसकी पुत्री की आयु की 5 गुनी है। और साथ साथ जो रवि की आयु कह रहा है, रवि की आयु कह रहा है कि उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, यानी उसकी पत्नी की आयु 5x है, तो रवि की आयु इसकी 5 वर्ष अधिक यानी 5x + 5 हो जाएगी। आगे कह रहा है कि 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी, 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, 4 वर्ष थी, तो प्रेजेंट में उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष हो जाएगी। तो रवि की आयु पूछ रहा है, तो रवि की आयु इसमें रख दीजिए x का मान, x बराबर आपका निकल चुका है 7, तो x का मान रख दीजिए इसमें, 7 5 35 5 40, कितना हो गया 40 वर्ष। काम खत्म, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए इस प्रॉब्लम के रिलेशन को क्वेश्चन के अनुसार आप सॉल्व कर लीजिए, कुछ उसमें रहता नहीं है, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन कह रहा है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वर्गाकार उद्यान के चारों ओर 1.5 मीटर की एक समान चौड़ाई वाला एक रास्ता है। कह रहा है कि एक वर्गाकार इस तरीके से उद्यान है, ठीक है। अब इसके चारों ओर इस तरीके से आपका रास्ता जो नहीं आपका लॉन वगैरह बना रहता है, बंगला वगैरह, तो देखेंगे इस तरीके से रास्ता आपका बना रहता है, ठीक है। इस तरीके से ये रास्ता रहता है, इस तरीके से आप टहलने फिरने पार्किंग वगैरह के लिए बहुत सारे इस तरीके से रास्ता बना करके, अब बीच में आपका बंगला टाइप घर रहता है और अगल बगल इस तरीके से रास्ता रहता है। तो वही कह रहा है कि एक वर्गाकार उद्यान है, ये बीच में आपका क्या है, उद्यान है, ठीक है। इस उद्यान के चारों ओर कह रहा है कि 1.5 मीटर की एक समान चौड़ाई वाला एक रास्ता है, यानी कि बीच में पार्क है और पार्क टाइप बनाया हुआ है और ये रास्ता है आपका टहलने फिरने के लिए, टहल फिर करके इस उद्यान को आप देख रहे हैं, ठीक है। आप टहलते हुए इस उद्यान को देख रहे हैं और इस रास्ते की जो चौड़ाई बता रहा है, ये चौड़ाई कह रहा है कि 1.5 मीटर है। मान लेते हैं कि इस उद्यान की चौड़ाई a मीटर है, ठीक है, a मान लेते हैं। तो कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल यदि 225 मीटर स्क्वायर है तो उद्यान का परिमाप क्या होगा। उद्यान का परिमाप का सूत्र आप जानते हैं कि होता है 4a। हमें निकालना है 4a का मान, और वो 4a का मान तभी निकले जब हम a का मान निकालेंगे। देखिए a का मान हम कैसे निकालेंगे, पहले ये पूरा जो आप हिस्सा है 1.5 वाला, अगर इस पूरे में से, यानी ये जो पूरा है इस पूरे में से, पूरे के क्षेत्रफल में से अगर हम इस उद्यान के क्षेत्रफल को निकाल दें तो दोस्तों रास्ते का क्षेत्रफल जो 225 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है वो निकल जाएगा, उसके इक्वल हो जाएगा। तो वही काम करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले पूरे उद्यान सहित रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हमें चौड़ाई तो पता होनी चाहिए, सिर्फ एक तरफ का हिस्सा पता रह जाएगा, यानी एक भुजा का सिर्फ मान पता हो जाएगा। तो ये वर्ग है, भुजा का वर्ग होता है। तो ये मान लीजिए कि हिस्सा जो है 1.5 दिया हुआ है और ये आपका हिस्सा a हमने मान लिया है। फिर इधर का हिस्सा भी अगर मिला दी ये भी 1.5 हो जाएगा, यानी पूरी चौड़ाई हमारी कितनी होगी, 1.5 3 प्लस a हो जाएगी। 3 प्लस a किसकी हो जाएगी, ये बड़ा वाला जो वर्ग दिख रहा है इसकी चौड़ाई 1 मिल गई। और वर्ग में सारी भुजाएं आपकी क्या होती है, बराबर होती है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। अगर इस पूरे वाले क्षेत्रफल में से सिर्फ उद्यान का क्षेत्रफल यानी जिसकी भुजा हमने a मानी है उसको हम निकाल दें तो रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा। और वही रास्ते का क्षेत्रफल दिया हुआ है 225 मीटर का स्क्वायर। बात बन गया। अब a का मान निकल जाएगा, यहाँ से पूर्ण वर्ग वाला को लगा दीजिए सूत्र का फार्मूला, तो 3 त्रिके 9 हो जाएगा और a का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का दूना 3 दूना के 6a हो जाएगा माइनस a स्क्वायर खत्म, आपका बचा 225 इधर। अब यहाँ पर आप देखिए 9 घटा लीजिए उधर ले जा करके और a बराबर हो जाएगा, 9 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा यहाँ पर दोस्तों 200 आपका 16, यहाँ पे 6 बटे में चला जाएगा, 6 से काट देंगे तो आपका 36 आएगा। ये 36a का मान आ गया। बस अब जो है 4a का मान निकालना है, क्योंकि परिमाप पूछ रहा है, ना भुजा पूछ रहा है ना क्षेत्रफल, तो परिमाप बराबर 4a होता है। तो 36 गुणे 4 तो आपका 72 दूना 144, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी दिख रही है मुझको और तो कुछ है नहीं, कह रहा है कि इसका मान पूछ रहा है, यानी इस समांतर श्रेणी का योग पूछ रहा है। मैंने समांतर श्रेणी कैसे कह दी, क्योंकि मुझको दिख रहा है इनका अंतर इक्वल है, 6 5 11, 11 5 16, 16 5 21। जब आपका सर्वांतर समान हो तो वो समांतर श्रेणी है। बस यही तो मालूम आपको पता होना चाहिए, यही तो होती है समांतर श्रेणी जिसके सर्वांतर समान होते हैं। चलिए यहाँ पर अब हम देखेंगे कि a बराबर क्या है, आप कहेंगे 6 है। लास्ट पद l बराबर क्या है, आप कहेंगे 71 है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से अगर हम n की वैल्यू निकाल लें तो बात बन जाएगी।
क्योंकि जो आपका सम का सूत्र होता है एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस एल होता है, ए प्लस एल होता है। तो एल का मान मालूम है, ए का मान मालूम है, एन का नहीं है, तो लास्ट पद वाला सूत्र लगा दिए, एल बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। चलिए रख दीजिए मान, एल का मान कितना है 71 है, ए का मान कितना है 6 है, प्लस n-1 इंटू डी। सर्वांतर डी कितना है दोस्तों, देखिए सब में 5-5 का अंतर है तो 5 है, 5। अब यहाँ पर दोस्तों काट दीजिए, 6 से अगर मान 71 65 बचता है, 65 में भाग देंगे 13 से तो दोस्तों कितना बचेगा 13 आएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा 13 + 1 बराबर 14 हो जाएगा। चलिए इसमें मान रख दीजिए 14/2, ए का मान कितना है, ए का मान 6 है और एल का मान 71 है। अब यहाँ पर 2 से काटेंगे 7 बार जाएगा, यानी 7 गुणे कितना आपका बचेगा 77। तो 7 7 49, 7 7 49, 49 4 53, आंसर आ गया 539। देखिए कहाँ है आपका 539, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है x + y + z बराबर 0, तो इसका मान पूछ रहा है। अब इसमें देखिए, अगर इसमें हम एलसीएम लेते हैं तो आप कहेंगे कि एलसीएम x y z आएगा, वाई जेड से वाई जेड कटेगा तो यहाँ पर सिर्फ x³ बचेगा। इसी तरीके से वाई जेड x कटेगा तो y बचेगा, तो y के स्क्वायर में गुणा होगा तो ये y³ बच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर z³ बच जाएगा। यानी कि हमने यह निकाला, साफ लिख देता हूँ, x³ y³ + z³ बटे में x y z। अब देखिए दोस्तों, जब भी x + y + z का बराबर आपका जो देखिए x + y + z के होल के क्यूब में जब x + y + z बराबर 0 होता है, जब इसको हम प्रसार करते हैं तो उस कंडीशन में जब x + y + z बराबर 0 लिखा जाता है तो उस कंडीशन में आपका जो सूत्र बनता है कि x³ + y³ + z³ अलजेब्रा का सूत्र है, ये डायरेक्ट मैं बता देता हूँ 3xyz होगा। कब, जब यहाँ पर x + y + z बराबर 0 होगा, तो ये सूत्र आपका बन करके सामने आता है। इतना क्लियर है, पता है तो ठीक है, नहीं पता तो जान लीजिए। अब यहाँ पर x + y + z बराबर हम 3xyz लिख सकते हैं। बटे में xyz ऑलरेडी है तो इससे कट जाएगा, बटेगा क्या 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पर कह रहा है कितने मिलीमीटर में 10 किलोमीटर होते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। आप कहेंगे कि 1000 मीटर होते हैं। अब 1 किलोमीटर में हमें मिलीमीटर में बदलना है, तो 1 मीटर में दोस्तों कितने होते हैं 1000 मिलीमीटर होते हैं, यानी 1000 गुणे 1000 ये आपका हो जाएगा मिलीलीटर में, मिलीमीटर में, mm में। ठीक है, इतने क्लियर हो गया। तो अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, पहले 10 की पावर के रूप में कर दीजिए, 10/3 पावर, 10/3 पावर यानी 10/6 पावर हो जाएगा मिलीमीटर। यानी कि 1 किलोमीटर में कितने हो गए 10/6। देखिए डायरेक्ट मैं आंसर बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है 10/7 होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे ये आता है। तो 10/6 मिलीमीटर हो गया, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 10 किलोमीटर में, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर में निकाले तो दोनों तरफ 10 का गुणा कर दीजिए, इधर भी और इधर भी। ठीक है, मिलीमीटर। अब ये हो जाएगा 10/7 मिलीमीटर, ऑप्शन। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को कंपाउंड करके दिया हुआ। क्या कह रहा है, किसी जमा राशि पर 8% प्रति वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 16,000 रुपया है। कह रहा है उसी राशि पर, यानी कि जो आपका 16,000 का ब्याज मिल रहा है जिस राशि पर, कह रहा है उसी राशि पर इस दर के 1/4 दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। पहले तो हम सिंपल इंटरेस्ट से वो प्रिंसिपल निकालेंगे, यानी वो मूलधन निकालेंगे जो हमने 8% की दर से 8 वर्ष पर जो लगा करके 16,000 ब्याज प्राप्त किया। वो कैसे निकलेगा, वो इस सूत्र से निकलेगा, PRT बटे में 100 से। PRT बटे में 100 ये आपका होता है साधारण ब्याज का सूत्र, और यही दिया हुआ कितने के 16,000 के बराबर दिया। हमें P का मान निकालना है, R दिया हुआ 8%, T दिया हुआ 8 साल, अब बटे में आपका हो जाएगा 100 बराबर आपका हो जाएगा 16,000। काटिए, देखिए कट रहा है, कटेगा बिल्कुल, 8 से काटेंगे 2 बार कटेगा, यानी कि ये 2000 बचा। 8 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 8 से देखिए काट करके 8 दूना 16, 8 5 40, 8 दूना 16, 8 5 40, 250 गुणा करेंगे, आपका P बराबर आ जाएगा कितना 25,000। 25,000 प्रिंसिपल निकल गया। अब इसी को कह रहा है कि उसी राशि को, देखिए क्वेश्चन में पढ़िए, अब ये जो 25,000 आई है कह रहा है उसी राशि पर इस दर की 1/4 दर पर, यानी कि जो दर 8 थी इसका 1/4 कर रहा है, यानी कि 2% की दर पर अब कर रहा है। देखिए 2% की दर से 2 वर्ष का, टाइम भी घटा दिया, कह रहा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला सूत्र का फार्मूला लगा दीजिए, क्या होता है आपका, आप कहेंगे कि P × 1 + R बटे में 100⁻T, ये आपका हो गया क्या मिश्र धन। इस मिश्र धन में से अगर हम मूलधन निकाल देंगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, काम खत्म। चलिए रखिए फटाफट, यहाँ पर आपका क्या है 25,000, P का मान आ गया है, यही इसी मूलधन की बात कर रहा है, इसी मूलधन को
1 प्लस आर का मतलब 2 है, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2/100 का मतलब 1/50 हो जाएगा। टी आपका 2 है, -25 आएगा। ठीक, इसको देखिए स्क्वायर के फॉर्म में, ये 50 से 50 51/50 हो जाएगा। ये आपका बचा कितना, 51/50। स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दीजिए, स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दीजिए, यानी 51 गुणे 51 बटे में इसको हम क्या करते हैं ना, 51 का स्क्वायर वाला फार्मूला लगा करके कर देते हैं। 51 का जो वर्ग होता है डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, क्या ज़रूरत है इतना। 51 का जो वर्ग होता है वो होता है 2601, और यहाँ पर नीचे 50 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 2500 हो जाएगा, और ये -25,000 के हो गया काम। यहाँ पे काटेंगे, ये 10 बढ़ जाएगा, और ये 10 इसमें गुणा होगा तो ये 26,010 हो जाएगा। तो ये मामला खत्म। अब 26,010 में से 25,000 घटा दीजिए तो 0101 10 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि यदि थीटा का मान 0 से ज़्यादा हो और 90 से कम, यानी थीटा इज लेस दैन 90 डिग्री एंड ग्रेटर दैन 0 डिग्री हो, तो कह रहा है कि ये किसके बराबर होगा। इसका मान पूछ रहा है निम्न ऑप्शन में से किसके बराबर होगा। तो निम्न में ऑप्शन पे एक नज़र डालेंगे और उस हिसाब से इसको तोड़ेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कार्ड को, क्या आप कार्ड को 1/10 नहीं लिख सकते। 1/10 जब लिखेंगे तो ये आपका LCM 10 हो जाएगा। क्या मैं अब लिख करके बता दूँ, वही सही रहेगा, वरना आप मिस्टेक कर जाएंगे। जैसे मैंने कार्ड को लिखा 1/10, अब -1 है, अब बटे में 1 - tan थीटा है, ठीक है। और इसमें भाग, यहाँ पे भाग का चिन्ह बना हुआ, मैंने भाग बनाया। यहाँ पर भी मैं ले लेता हूँ LCM sin थीटा और 1 + cos थीटा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ sin थीटा इंटू 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा। तो अब यहाँ पर ऊपर क्या होगा, देखिए sin थीटा 1 + cos थीटा से कटेगा तो ये sin थीटा यानी sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब प्लस, और यहाँ पर 1 + cos थीटा का होल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये आपका हो गया दूसरे सूत्र में, ये दूसरे कोष्टक में। इतना यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई, कोई यहाँ पर झंझट हुआ नहीं हुआ। चलिए अब एक काम करते हैं कि यहाँ पर अगर tan थीटा को लेते हैं तो ये tan थीटा हो जाएगा, और ये tan थीटा यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब देखिए 1 - tan थीटा ऊपर, 1 - tan थीटा खत्म हो जाएगा, और नीचे से बचेगा 1 बटे में tan थीटा। इस tan थीटा को हम क्या sin बटे में cos के रूप में नहीं लिख सकते, या ये पलट भी जाएगा तो sin बटे में cos का मतलब cos थीटा बटे में sin थीटा हो जाएगा। इतने को मैंने सॉल्व करके ये लाया। कोई यहाँ तक दिक्कत हुई, थोड़ा सा फूल वो लग रहा है गंदा, लेकिन जगह कम है दोस्तों, इसीलिए मैं उसी में सोच रहा हूँ कि निपटा दूँ। माइनस, अब यहाँ पर sin स्क्वायर, माइनस नहीं भाग है, यहाँ पर मैं sin स्क्वायर थीटा को, देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन लेने लायक है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इसका प्रसार कर देता हूँ। sin स्क्वायर थीटा और 1 - cos थीटा है। देखिए इसको मैं क्या करता हूँ कि sin स्क्वायर थीटा है प्लस, इसको मैं फैलाऊंगा पूरे होल के स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा, 2 cos थीटा आएगा। अब बटे में आपका sin थीटा इंटू 1 + cos थीटा ही है, ठीक, इतना हो जाएगा। अब cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और 1 और 1 मिल करके 2 हो जाएगा, और 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो 1 + cos थीटा बचेगा, यानी ऊपर और नीचे का ये 1 + cos थीटा बच करके ऊपर सिर्फ 2 बचेगा। 2 बटे में sin थीटा हो जाएगा, यानी cos थीटा बटे में sin थीटा भागे 2 बटे में sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि भाग है, गुणे में बदलेंगे तो ये इधर वाला पलट जाएगा, यानी sin थीटा ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और ऊपर sin थीटा जाएगा तो इस नीचे वाले sin थीटा से कट जाएगा, यानी बचेगा क्या दोस्तों, cos थीटा बटे में 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए cos थीटा बटे में 2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन जगह की कम की वजह से थोड़ा पुअर हो गया दोस्तों, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कोई दिक्कत, नेक्स्ट देखते हैं। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। कह रहा है कि यदि tan अल्फा बराबर 3 - 2√2 है तो tan अल्फा माइनस cot अल्फा का मान क्या होगा। देखिए tan अल्फा माइनस cot अल्फा का मान पूछ रहा है। क्या हम इस cot अल्फा को 1/tan अल्फा नहीं लिख सकते। कोई दिक्कत यहाँ पर, क्योंकि cot अल्फा बराबर 1/tan अल्फा होता है। तो अब यहाँ पर tan अल्फा का मान दिया हुआ है 3 - 2√2 माइनस, ठीक, 1/tan अल्फा की जगह 3 - 2√2 लिख देंगे। देखिए हमेशा एक चीज़ मैं बता दूँ, जब भी एक दूसरे का मतलब उल्टा दिया हुआ, उल्टा का मतलब जैसे ये संख्या है रूट वाली, ऐसी संख्या दी हुई हो और वही सेम संख्या दूसरे में घटा करके बटे में, या प्लस हो या घटाना हो, दोनों मैं तरीका बता रहा हूँ, यहाँ से ट्रिक जानिए।
जब भी सेम संख्या यहाँ पर हो फिर माइनस लगा के 1 बटा सेम संख्या वही हो तो इसका जो आंसर आएगा वो मैं बता दूं। इसका जो दोस्तों आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा ये जो आपको दिख रहा है, देखिए ये आपको जो दिख रहा है ये आपका प्लस माइनस करके प्लस वाला हिस्सा बचता है। तो ये जो 2√2 है इसी का दूना होगा बट माइनस, माइनस में क्या हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसी का दूना हो जाएगा। अगर यही प्लस हो जाए, यही प्लस हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में पहली वाली संख्या का दूना हो जाएगा, यानी कि 3 दूना के 6 हो जाएगा। इस चीज़ को समझिए, सेम संख्या हो, सेम आपका ये पद बना हुआ हो, लेकिन क्या हो आपका जो है उसका उल्टा उसमें जोड़ना रहे या घटाना रहे। जोड़ने वाली क्रिया में पहले का दूना हो जाएगा, घटाने वाली क्रिया में दूसरे का दूना हो जाएगा, बस माइनस के साथ। तो यहाँ पे -4√2 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये चीज़ समझ में आए कि नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत? तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे इसी शानदार और धमाकेदार टिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।